नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए। अक्सर हम लोगों ने जिस प्रकार के सेशंस आज तक अपनी पाठशाला या अंकित इंस्पायर इंडिया पर लिए हैं, उनमें और आज के इस सेशन में कुछ अंतर है। अंतर क्या है पहले मैं वो बता देता हूं और फिर उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। तो मेरे जितने भी साथी इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। राज, अभिनंदन, योगेश, शिवम, लव स्टोरी, अनूप राय, श्वेता, आदित्य, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आइए तो मेरे प्यारे साथियों, आपके साथ में कुछ बेसिक जानकारी पहले साझा करते हुए आज की भूमिका की तरफ बढ़ेंगे, प्रस्तावना की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सेशन शुरू हो उससे पहले भी एक मेरी प्रस्तावना है जिसे आप सुन लें तो बेहतर होगा। क्या प्रस्तावना है? प्रस्तावना यह है जनाब कि आज से पहले आपने हमें YouTube पर करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हुए देखा है। करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, कुछ उसी प्रकार की क्लासेस लेते हुए देखा है। अक्सर चाहे अंकित इंस्पायर इंडिया हो, चाहे अपनी पाठशाला हो, चाहे बातें बाजार की हो, दुनिया में जो चल रहा है हम उस पर सेशन लेकर संभवतया जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे साथी जो हमारे साथ एप्लीकेशन पर कनेक्टेड हैं, एप्लीकेशन पर कनेक्टेड कौन से एप्लीकेशन पर? अपनी पाठशाला पर, जहां पर लगभग 3 लाख लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जुड़े हुए जो हमारे मित्र हैं, वो हमसे यानी मुझसे करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं यूट्यूब पर, और जो पेड क्लासेस हैं या फिर जिनके माध्यम से जीके के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्हें वो एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं। और ऐसा करते हुए मुझे कईयों साल हो चुके हैं। मैंने अभी तक यूट्यूब पर कभी जीके पढ़ाया नहीं। मुझे नहीं पढ़ाने का बड़ा कारण ये लगा कि ठीक है, मतलब एक चीज़ यहाँ है, दूसरी चीज़ वहाँ है, ताकि दोनों के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान या मत भिन्नता नहीं होगी। कोई बात नहीं। लेकिन जब हमने जीके के सेशंस को, विशेष रूप से इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी के सेशंस को अपने एप्लीकेशन पर पढ़ाया, तो ये पाया कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सी बातें पहली बार जानी थी। बहुत सारे बच्चों ने जब बहुत सी बातें पहली बार जानी थी, तो ये तक हमें पता चला कि उनमें से कई विद्यार्थी तो ऐसे थे जिन्हें साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ये भी नहीं पता था कि भारत चलता कैसे है। उन्हें लगता था कि कोई प्रधानमंत्री आएगा और वो प्रधानमंत्री ही देश को चलाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत के अंदर संविधान का क्या महत्व है? संविधान क्या होता है? संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं? संविधान नाम की चीज क्या होती है? हर व्यक्ति का जो भारत में रह रहा है उसका मूल अधिकार क्या होता है? इस तरह की जो बातें हैं, ये हमें एहसास हुआ कि हमारे जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पर हैं उन्हें तो पता है, हम उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका ही एक आग्रह ये आया कि सर ये चीज़ ऐसी है जिसे जितने ज़्यादा लोगों को जानकारी हो उतने ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। जिस प्रकार से दुनिया भर की नॉलेज मैं आप लोगों को करंट के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं, मुझे रिकमेंड किया गया कि सर आप इंडियन पॉलिटी के ये जो सेशंस हैं ये विद्यार्थियों के साथ यूट्यूब पर भी साझा करिए, ताकि लोगों को विषय के बारे में जानकारी पता चले। क्योंकि अधिकांश बालक भारत के अंदर साइंस बैकग्राउंड के हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस देश में क्या काम किस तरह से करना चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भारत का संविधान कितनी खूबसूरत किताब है। उन्हें पता ही नहीं है कि भारत के अंदर किस प्रकार से उन्हें अधिकार दिए गए हैं। जब भी कोई राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, जब वो बनकर आती हैं तो वो लगातार अपने नियम में किस प्रकार से निरंतरता रख पाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई पॉलिसी एक सरकार चलाती है तो दूसरी सरकार आने पर उसे रोक नहीं पाती? ये लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? देश के अंदर क्यों सबके भलाई के लिए कार्य किया जाता है? ये सारी बातें कहीं ना कहीं आम जन तक नहीं थी। इसी कारण से हमने अपने उपलब्ध समय में से कुछ समय आप लोगों के साथ YouTube पर आने का निर्णय लिया, और YouTube पर आकर के आपके साथ इंडियन पॉलिटी के वो सेशंस जो मैंने YouTube से एप्लीकेशन पर पढ़ा रखे हैं, मतलब ऑलरेडी एप्लीकेशन पर जिनको पढ़ा रखा है, उन सेशंस को आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। जब से मैंने अभी बोला है, अब तक आपको बोलते बोलते मुझे मिनट हो चुकी हैं 4 मिनट में मैंने जो बातें बोली अब आपको वही समझनी है। मैंने जो 4 मिनट में आपसे अभी हाल बातें करी ना दोस्तों, ये जो 4 मिनट की बातें हैं, असल में ये बातें मेरे सेशन को शुरू होने से पहले की, मेरे सेशन को शुरू होने से पहले की प्रस्तावना थी। अब आपको यही समझना है। मैंने जो ये 4 मिनट का भाषण दिया ना अभी हाल आपको, ये भाषण नहीं था।
मैंने भूमिका बनाई थी कि आपको मैं ये सेशन क्यों करा रहा हूं। मैंने आपको भूमिका बनाकर ये सुनिश्चित किया था कि मैं ये सेशन आप लोगों के लिए क्यों ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब सोचिए, मेरा तो भूमिका 4 मिनट में खत्म हो गया कि मैं ये लेक्चर क्यों ले रहा हूं, लेकिन जो भारत का मूल संविधान है, ये बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का मूल संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके आधार पर भारत चलता है। सोचिए, जब कभी कोई किताब लिखी जाएगी तो उससे पहले यह निर्धारित किया जाएगा कि इसको क्यों लिखा जा रहा है। अगर आपको यह बात बहुत भारी लगती है कि पता नहीं सर क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको खुद थोड़ी थोड़ी सी बातें बताता हूं, आप उससे अपने आप को रिलेट करिएगा। कोई सी भी XYZ बातें लीजिएगा। आज का ये सेशन आप लोगों का इंडियन पॉलिटी में इंटरेस्ट जगा देगा, ये मैं श्योर कर सकता हूं। क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। आप में से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाने का कभी निर्णय ले, जैसे मैं आपको आज का बताऊं कि आज मेरा परिक्रमा देने का मन है कि मैं गिरिराज पर्वत की परिक्रमा दूंगा, तो परिक्रमा दूंगा तो उससे पहले दिमाग में भूमिका बनना शुरू हो चुकी है कि मुझे इस तरह से जाना है, जाते समय रास्ते में ये गाड़ी लेनी है, इन दोस्तों को साथ लेना है, परिक्रमा इतने बजे शुरू करनी है, इतने बजे पूर्ण करनी है, इतने बजे घर आना है, इस तरह से जाना है, रास्ते में ज़्यादा नहीं खाना है अदरवाइज नहीं चल पाएंगे, परिक्रमा मुझे इसलिए जाना है क्योंकि मैं हर महीने जाता हूँ। ये जो प्लानिंग है ना, किसी भी कार्य को करने से पूर्व प्लानिंग होती है। जैसे आज के सेशन में आप जब यहां आए हैं तो मैं आपको 7 दिन से इन्फॉर्म कर रहा हूं कि बच्चों हमारी एक क्लास आने वाली है, बच्चों हमारी एक क्लास आने वाली है। जीवन में आप कोई भी काम अगर रैंडम करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब आप प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसे आपकी प्लानिंग के कारण बेहतरीन एग्जीक्यूशन मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, ठीक इसी प्रकार से जब भारत अंग्रेजों की दास्ता में था, लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रयास कर रही थी स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने का, तो उस समय यह निर्णय लिया गया कि हम लोग अपने देश को चलाएंगे तो सही, लेकिन चलाने की रूल बुक तो होनी चाहिए, रूल बुक होनी चाहिए। अब यह क्या कहानी है, चलिए मैं थोड़ा सा रूल बुक के ऊपर आता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज से पहले भी अपने घर में कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा। घर का क्रिकेट, मैं वो वाला स्टेडियम वाला क्रिकेट नहीं कह रहा हूं, आपके घर के गैराज में, आपके घर के किसी कमरे में अगर आपने क्रिकेट खेला हो तो आप लोगों को बहुत सारे नियम पता होंगे। कैसे नियम पता होंगे भाई? अगर बॉल पर टच हुई, सिंगल टिप खाकर मैंने पकड़ ली तो भाई साहब आउट माना जाएगा। बोले ठीक है साहब। अगर कोई भी बॉल मैंने मारी और सीधी दीवार पर लग गई, आउट माना जाएगा। बोले ठीक है साहब। मैंने टिक मारा और अगर वो दीवार क्रॉस करके पड़ोसी के घर में चला गया, आउट माना जाएगा। बोले ठीक है साहब। बोले रन काय के मानोगे? बोले रन है अगर बैट बॉल पर टच हो गई तो रन माना जाएगा। मतलब समझकर देखिए कि आपने जो रूल अपने क्रिकेट को खेलने के लिए बनाए थे, अगर आप उससे वास्ता रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो थम्स अप करिएगा कि आपने ऐसे छोटे छोटे गेम जरूर खेले हैं जिनको रिलेटेड आपने कोई ना कोई रूल्स बनाए हैं कि हां भाई ये रूल है, इस तरह से चलना है। घर के अंदर आपने नियम बना रखे हैं। आपकी घर की माताजी ने भी आपके लिए रूल बना रखे हैं। जैसे घर में उनका नियम है कि बच्चों चप्पल बाहर खोल कर आओगे, घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, घर के अंदर बहन से तमीज से बात करोगे, बड़ों से तमीज से बात करोगे, सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करोगे। ये घर के नियम हैं। मेरे प्यारे साथियों, देश आजाद होने वाला था और देश आजाद होने वाला था तो ये भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े, इसके लिए एक रूल बुक लिखी जानी थी कि हम लोग किस तरह से आगे चलेंगे, इस देश में हम किस तरह के नियम लेकर चलेंगे, हम किस प्रकार से यहां रहने वाले लोगों को किस प्रकार से यहां के अधिकार देंगे। इसीलिए जब आप कभी खूबसूरत इस किताब को देखेंगे ना, भारत के संविधान को, तो आप पाएंगे कि यहां पर बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले तो यह बताया गया है कि भारत है क्या,
उसके बाद में दूसरे भाग में बताया गया है कि भारत के नागरिक कौन हैं। जैसे पार्ट 1 में भारत की परिभाषा है कि भारत क्या है, भारत की टेरिटरी क्या है, भारत के राज्य कौन से हैं। दूसरे पार्ट में बताया गया है कि भारत के नागरिक कौन होंगे। तीसरे पार्ट में बताया गया है कि भारत के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। चौथे पार्ट में बताया गया है कि राज्य यानी जो देश है उसके अधिकार क्या होंगे या वो क्या करना चाहेगा। आप देखिए, सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज की बात की, यूनियन एंड उसके भाग की बात की गई। दूसरे में सिटीजनशिप की बात की गई है। तीसरे में मूल अधिकार की बात की गई है। चौथे में डीपीएसपी की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। फिर यूनियन की बात की गई है। मतलब आप सोचकर देखिए कि जब हमने रूल बुक बनाई ना, तो ये जो रूल बुक आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रही है, मैं किसी किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बेयर एक्ट्स हैं, कहीं से भी ले आना। ये मत समझना सर किसी किताब का प्रचार कर रहे हैं। ये मेरी बचपन की किताब है, आप इसके कलर से देख सकते हैं। जब मैं पढ़ा करता था, मतलब जब हम प्रिपरेशन किया करते थे एग्जाम्स के टाइम्स की, आपको शायद कलर चेंज होते हुए दिख जाएंगे, है ना। ये हमारे उस जमाने की किताब है जब हम पढ़ा करते थे, तो हमारी बहुत करीब किताब है ये, जब हम पढ़ते थे ना कंपटीशन के लिए, प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना। तो इससे ये अंदाजा मत लगाना सर किसी किताब का प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत पुराना एडिशन है, 13th एडिशन है जो मेरी टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। 2015 का एडिशन है ये जो मेरे सामने रखा हुआ है। तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि किताब है ये। अब ये जो किताब लिखी गई थी, इस किताब को लिखते समय हमने रूल बुक में क्या क्या लिखा ये बात तो हमने डाल दी, लेकिन हम इस किताब में क्या चाहते हैं ये बात भी तो किसी ने डिसाइड की होगी। आपको याद होना चाहिए, ये जो पुस्तक आप मेरे साथ में देख रहे हैं, भारत का मूल संविधान, ये आप सबने अब तक इसको बहुत अच्छे से याद कर रखा है कि ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जाकर बनी थी। ये सब लोगों ने बहुत बढ़िया से रटा हुआ है। चाहे आपने आज तक कंपटीशन की तैयारी की हो या ना की हो, भारत के संविधान के बारे में आपको मालूम है कि भारत का संविधान पूरे 3 साल में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, भारत आजाद हो रहा था, भारत के आजाद होते समय भारत के संविधान के निर्माताओं को यह कैसे पता था कि उन्हें इस किताब में क्या डालना है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और अगर आप यह बात समझ जाएंगे तो आज का मेरा सेशन बहुत आसान हो जाएगा। फिर से सुनिए मैंने क्या लाइन बोली। हमारे संविधान निर्माताओं को इस किताब में क्या डालना है, रूल बुक में क्या डालना है, पहले तो यह डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई। जैसे आप जब अपने घर के अंदर जो गली क्रिकेट खेलते हैं, उस क्रिकेट के अंदर आप एम्पायर को जिसको बनाते हैं उसको पहले नियम बताते हैं कि देखो भाई हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे घर की दीवारें गंदी ना हो, मम्मी मारेगी। पड़ोसी के घर में ना चली जाए क्योंकि पड़ोसी हमारी बॉल वापस नहीं देगा। हमारे घर के शीशे ना टूट जाएं, हमारे घर का नुकसान हो जाएगा। चौथा, इतना हल्ला ना हो जाए कि घर के अंदर बैठे हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें खेलने से मना कर दें। ये हम चाहते हैं। तो बोले अगर ये सब चाहते हो तो क्या किया जाए? बोले यार खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नियम कड़े से कड़े कर दिए जाएं। तो पहले जो आपने उद्देश्य रखा कि आप चाहते क्या हैं, उसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। जो आपने उद्देश्य रखा क्रिकेट खेलने से पहले वो क्या कहलाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बोले सर ये क्या हुआ? बोले भाई ये केवल और केवल इतना सा समझ लीजिए कि हम अपने देश में या अपने क्रिकेट में क्या चाहते हैं। अगर हम अपने क्रिकेट के अंदर खेल रहे हैं तो हम अपने खेल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर लिखी जाती है। तो सर एक बात फिर से मैं सर थोड़ा सा चीजों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा बताओ क्या रिलेट कर रहे हो? सर ये तो हो गया संविधान। हमने कहा बिल्कुल संविधान हो गया साहब, ये ठीक है सर, ये तो हो गया संविधान। सर संविधान में क्या लिखा जाएगा उसको भी डिसाइड करने से पहले उद्देश्य प्रस्ताव लिखा जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका अल्टीमेट उद्देश्य है क्या, कि आप अपने संविधान में क्या चाहते हैं, आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। बोले सर फिर से आपने क्रिकेट के बारे में कहा कि क्रिकेट में नियम बनाने हैं, समझ में आ गया, लेकिन नियम से पहले आपने बोला था कि हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं। मैंने कहा जैसे थोड़ा ध्यान से दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने क्रिकेट में नियम बनाए थे कि भाई 1 टिप 1 हैंड आउट है, पड़ोसी के घर में चला गया तो आउट है। देखिए मैं इस बात को इसलिए लिखना चाहूंगा ताकि आप ना इस चीज से एक बार विषय को समझना प्रारंभ कर देंगे तो मेरे लिए
आज का सेशन जो समझाना चाहता हूं ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। आप विषय के अंदर एंट्री कर चुके हैं, बस एंट्री करते समय आपको कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे हम खेलना क्या चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं क्रिकेट। लीजिए साहब, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ओके सर, क्रिकेट जो खेलना चाहते हैं उसके हमने रूल बनाए हुए हैं। रूल क्या है? नंबर 1 रूल है, पड़ोसी के घर में बॉल ना जाए, पड़ोसी के पास बॉल नहीं जानी चाहिए। नंबर 2, घर के मतलब रूल बता रहा हूं, पहले तो मैं आपको रूल सुन लेते हैं। रूल है, पड़ोसी के घर गई तो आउट हो गया, आउट। 1 टिप 1 हैंड आउट। ओनली 6 बॉल अलाउड, केवल 6 ही बॉल खेलनी है, उसके अलावा नहीं खेलनी है। टच कर दिया तो रन। अगर लुढ़कते हुए, आप कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, मैंने कहा बस आप देख लो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। लुढ़कते हुए दीवार पर टच हो गई तो 4 रन। डायरेक्ट बाहर गई तो आउट, डायरेक्ट बाहर तो आउट। देखो अभी के लिए आपको ये बहुत मजाकिया चीज लगेगी, आपको लगेगा मास्टर पागल हो गया है, ये क्या तो लिख दिया, ये कौन सी इंडियन पॉलिटी आ गई, आज तक नहीं पढ़ी हमने, इतनी बकवास चीज, ये क्या कर रहा है। यकीन मानना 5 मिनट अगर आप इस बहस में मेरे साथ उतर गए तो आपको आज के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जो पहली प्रेरणा है वो मिल जाएगी। मैं आपको फर्स्ट जो आपका प्रेरणा है ना वो देने जा रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बोले सर 1 मिनट, आपने ये कहा कि यहां पर ये नियम बना दिए। मैंने कहा बना दिए। सर ये तो रूल हो गए। मैंने कहा ठीक है। सर ये रूल क्यों बनाए गए? मैंने कहा अब उद्देश्य जान लो, हमने ये रूल क्यों बनाए। उद्देश्य क्या है? नंबर 1 उद्देश्य, पड़ोसी के घर नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बॉल वापस नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनना, पड़ोसी के घर नहीं जानी चाहिए क्योंकि बॉल वापस नहीं आएगी। इसलिए हमने क्या कर दिया, पड़ोसी के घर गया तो आउट हो गया। हमने उद्देश्य क्या रखा था, वहां चली गई ना तो वापस नहीं आएगी, इसलिए रूल क्या बना दिया, पड़ोसी के घर गई तो आउट ही कह देंगे, भाई तेरे पास गई तो आउट है। इससे क्या हुआ, आपके अंदर डर बैठ गया। डर क्या बैठ गया कि भाई धीरे मारना है, तेज नहीं मारना है। ठीक है साहब। अच्छा सर ये 1 टिप 1 हैंड आउट क्यों रखा? सर ये इसलिए रखा क्योंकि हमारा उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था कि अगर तेज मारा तो दीवार पर लगेगी। उद्देश्य क्या है, दीवार गंदी ना हो, दीवार गंदी ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, घर के शीशे ना टूटे, घर के शीशे ना टूटे। ये हमारे उद्देश्य हैं। उद्देश्य की पालना कैसे हो, इसके लिए हमने क्या रूल बना दिया, 1 टिप 1 हैंड आउट हो गया। भाई अब आपको मालूम है टप्पा लगते ही आउट है, तो आउट के नियम सख्त कर दिए। डायरेक्ट तो आउट है ही है, आपने उसको मजबूर कर दिया कि बेटा बॉल आएगी तो तुझे डक करनी है, तुझे नीचे नीचे लुढ़का के ले जानी है। तो जो नीचे नीचे लुढ़का के ले जानी है उसके पीछे का असली उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप चाहते हैं घर के शीशे ना टूटें। लुढ़कते हुए दीवार पर 4 रन की परमिशन क्यों दी, ताकि बॉल को लुढ़काने में विश्वास रखे, डायरेक्ट टच पर आउट माना जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ना माने। ये आपके उद्देश्य थे। अच्छा बॉल 6 ही रखी क्योंकि सभी लोग, अच्छा चौथा उद्देश्य क्या था, घर का हर बच्चा खेल सके, घर का हर बच्चा खेल सके। ये क्या था, ये था घर का हर बच्चा खेल सके, हमारा उद्देश्य। जो घर में बच्चे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, ओनली 6 बॉल अलाउ, ताकि चाहे वो ऑटोमेटिकली आउट हो या नहीं हो, 6 बॉल बाद उसको बैट छोड़ना है। आप एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए, क्या आप इस बात से थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को? अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तब मैं आपको सीधा अब संविधान में उतारने वाला हूं। जल्दी बताइए, क्या आपने, मैंने यही उदाहरण क्यों लिया, मैं कोई और भी उदाहरण ले सकता था। इस उदाहरण के पीछे का असली मकसद क्या था,
ताकि आप अपने आप को रखकर देख सकें, आप अपने आप को संविधान सभा में बिठाकर देख सकें। एक बार रिलेट कर लिया हो तो थम्स अप करिएगा कि यह आपने अपने आप को रिलेट कर लिया हो तो बताइएगा। थम्स अप करिए भाई, रिलेट कर लिया है इस कहानी से, आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कहानी क्या चल रही है। समझ में आ गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कनेक्ट कर लिया आप सबने? अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर चुके हैं, अब हम सीधा संविधान में उतरते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही जो मैंने रूल लिखा है ना, यही भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान है। ये रहा, ये रहा। और इस संविधान को बनाने के पीछे हमारी क्या मंशा थी? ये उद्देश्य प्रस्ताव है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, 13 दिसंबर 1946 को, तारीख याद कर लीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था कि हम कैसा संविधान बनाएं जिससे कि ये सारी चीजें पूरी हो जाएं। हम ये संविधान तो चाहते हैं, लेकिन चाहने के पीछे असली मकसद हमारा क्या है, यह बताने के लिए हमने ये सारे की सारे उद्देश्य बताए थे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो आपको नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव बताया था, यही आगे चल के प्रस्तावना कहलाया था, प्रियम्बल कहलाया था। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप की बाहर आ जानी चाहिए, ताकि मैं सेशन शुरू करूं उससे पहले आपको पता चल जाए कि ये जो कहानी इस किताब में लिखी गई है, इस किताब को लिखने से पहले जो लेटर लिखे गए थे वो यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से हैं, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना कहलाया था। वही आगे चल के प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल कहलाया था। बोलिए, अब आपको लगेगा कि सर क्या प्रस्तावना केवल संविधान के केस में ही लिखी जाती है? सर क्या यह प्रस्तावना संविधान के केस में लिखी जाती है? मैंने कहा मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूं। देखिए, ये मैंने पुस्तक बताई, ये पुस्तक का पहला पेज ये खोलिए जहां से पुस्तक शुरू हो रही है। ये देखिए, अगर विजिबल हो तो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस पर यहां ऊपर ही ऊपर लिखा है प्रियम्बल। मेरे प्यारे साथियों, कोई सी भी किताब उठाइए, मैं आपके लिए बहुत सारी किताबें लेकर बैठा हूं आज। ये मेरे पास में इंडियन इकोनॉमी की किताब है, रमेश सिंह के नाम से। ये देखिए, इनकी किताब के आगे प्रीफेस लिखा हुआ है। ये रहा प्रीफेस। प्रीफेस इस पूरी किताब का प्रियम्बल है कि ये पूरी किताब क्यों लिखवाना चाहते हैं हम। ये प्रीफेस है, इस किताब में ऐसा क्या है उसका प्रीफेस है। ऐसे ही ये हमारे जमाने की लक्ष्मीकांत है, जब हम पढ़ा करते थे उस जमाने की 4th एडिशन आया करता था। अब तो पता नहीं कौन से एडिशन आने लग गए हैं। ठीक है, उस समय की लक्ष्मीकांत है, उस समय की लक्ष्मीकांत, उसका प्रीफेस ये रहा, प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन। इसके बाद में एक्नॉलेजमेंट, ईयर वाइज क्वेश्चंस, सब चीजों के पीछे प्रीफेस लिखा होता है। ऐसे ही देखिए, मैं आपके सामने एक और पुस्तक लेके बैठा हुआ हूं, रिच डैड पुअर डैड। इसके अंदर भी इससे पहले का प्रीफेस। दुनिया की कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसको लिखा जाए और उसके पहले प्रीफेस ना लिखा जाए। बोलो, आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जब तक आपको यही नहीं पता है कि आप किसी पुस्तक को क्यों लिख रहे हो, आप क्या लिखोगे? तो संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखने से पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया था, यह प्रस्तावना कहलाया। इंटरेस्टिंग बात अब सुनने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है साहब? हमने बढ़िया से रूल बुक लिखी। अब ध्यान से सुनना, स्टेप 2 एक्टिवेट हो रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना कहलाया, यह बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं जो लाइन बोल रहा हूं जरा उसको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको कि हमने ऐसा क्यों किया? अब थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं साहब, एक कदम आगे चले। हमने साहब रूल लिख लिए, हमने अपने क्रिकेट के रूल लिख लिए, डन हो गए साहब, ये कोई बात नहीं।
हमने किताब के अंदर रूल तो लिख लिए, रूल लिख लिए, तो अब हुआ क्या कि साहब हमारे घर में अगले दिन मौसी के बच्चे आए, आ गए साहब। अभी तो हमारे घर में चाचा ताऊ जी और हम ही रह रहे थे, अपने बच्चे सब खेल रहे थे, नियम सबको पता थे, ठीक है साहब। अब थोड़े दिन बाद हमारे घर में मौसी के बच्चे आए, ठीक है साहब। तो साहब जब घर में मौसी के बच्चे आए तो हमने उन्हें सीधे नियम बता दिए कि सुनो बेटा, अपने घर के ये नियम हैं। क्या नियम है? कि ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे। देखो, आप अगर कहानी में कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको प्रस्तावना से जुड़े हुए सारे मुद्दे, जो आज का टाइटल, वो सब समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग कहानी, बस कहानी सुननी है। मैं कह रहा हूं आप में से बहुत सारे लोगों को तो सेशन खत्म हो जाएगा, तब तक यही नहीं पता चलेगा कि हमने सेशन के अंदर ऐसा क्या था जो कि मिस कर दिया। ध्यान से सुनना। हमने कहा अगले दिन हमारे घर पे साहब मौसी के बच्चे आ गए साहब, आए साहब मौसी के बच्चे। मौसी के बच्चों ने कहा भैया क्रिकेट खेलना है हमें। बोले बेटा खेलो, आओ। बोले बेटा सुनो, ये नियम है। अच्छा, रूल क्या है भारत के अंदर? अभी संविधान है, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। हमने उनको रूल बता दिए, बेटा ऐसे क्रिकेट खेलना है, ठीक है। दूसरा, वो बेचारे रूल मान के खेलने लग गए। थोड़े दिन बाद जो बच्चे पहले क्रिकेट खेला करते थे, मतलब आप और हम जब क्रिकेट खेला करते थे, अब हमारे भी बच्चे पैदा हो गए। ध्यान से सुनिएगा साहब, पहले आप और हम खेला करते थे, आप और मैं, ये तो हम घर के सदस्य थे, हम यही लोग तो खेल रहे थे। अच्छा, अब हमारी फर्स्ट जनरेशन आ गई, मतलब मेरे बच्चे पैदा हो गए साहब। अब जब मेरी फर्स्ट जनरेशन आई, वो भी क्रिकेट खेलने लगी। क्रिकेट खेलने लगी तो क्रिकेट खेलते खेलते रूल्स हमने उनको भी बताए कि बेटा सुनो, तुम्हें ये रूल फॉलो करने होंगे खेलते समय। हमारे बच्चे खेल रहे थे, अब हमारे बच्चों के भी बच्चे आए, सेकंड जनरेशन आ गई। रूल हमने उनको भी ट्रांसफर कर दी, बेटा तुमको भी ऐसे नियम से गेम खेलना होगा। भाई साहब, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर और सेकंड जनरेशन के अंदर बच्चे आए ना, वो इन नियमों से घुटने लगे, उनका जी घुटने लगा कि यार सर क्या बकवास बातें कर रहे हो, मैं क्यों मानूं नियम। मैंने कहा बेटा देख नहीं रहे हो क्या, ये नियम इसलिए मानना है क्योंकि रूल बुक के अंदर लिखा है। बोले मैं नहीं मान रहा। अरे हमने कहा यार नियम के अंदर लिखा है। बोले नियम में लिखा है तो क्या लकीर के फकीर हो जाऊं क्या मैं? जो लिखा है मैं वही सब फॉलो करने लगूं? क्या मैं कोई पागल हूं क्या? मैं कोई बेवकूफ हूं क्या? जो लिखा है मैं वही फॉलो क्यों करूं? मुझे नहीं पता मैं क्यों फॉलो करूं, मैं क्यों फॉलो करूं? बड़ा सवाल है ये। अब तक जब आप और हम, जिन्होंने खुद ने नियम बनाए थे, उन्होंने तो नियम बहुत अच्छे से फॉलो किए। हमारी जनरेशन्स को जब हमने बताना शुरू किया कि बेटा ये फॉलो करो, उन्होंने कुछ दिन तक तो फॉलो किया, उसके बाद सवाल उठाना शुरू किया क्यों फॉलो करूं भाई मैं? मैंने कहा अच्छा क्यों फॉलो करना है ये जानना है आपको? मैंने कहा देखो रूल में लिखा है। बोले यार देखो पापा ये फर्जी बातें मत करो मुझसे, कारण बताओ कारण। मैंने कहा बेटा ये हमारा उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य था मतलब? हमने कहा बेटा हम रूल से नहीं चलते, हम रूल क्यों लिखे गए हैं ये उद्देश्य आपको बताना चाहते हैं। बेटा असल मायने में ये हमारा उद्देश्य था कि हमारे बॉल पड़ोसी के घर ना चली जाए, दीवारें गंदी ना हो जाएं, घर के शीशे ना टूट जाएं, बेटा इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। दोबारा सुनिएगा, जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होते ही चूंकि संविधान सभा के सभी सदस्य जिंदा थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहानी में जुड़िएगा। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। आप और हम के नाम पर संविधान सभा के लोग थे। कौन थे? संविधान सभा के लोग जिंदा थे। और जब वो लोग जिंदा थे ना, तो उन्हें कभी इस बात की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किस बात की आवश्यकता नहीं पड़ी? कि किसी को यह बताना पड़े कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने उद्देश्य से प्रेरित होकर के ही रूल बुक बनाई थी। ये लोग जिंदा थे तो इन्होंने रूल बुक जब बनाई थी, इस वजह से जब इनसे पूछा गया कि क्या हम रूल बुक के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव भी डालें, क्या हम इस प्रस्तावना को भी इस रूल बुक में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में डालें क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मत बनाओ। प्रस्तावना में जो मकसद था वो हमने रूल में लिख दिया।
मेरे प्यारे साथियों, जो मूल संविधान बनकर आया उस संविधान का हिस्सा प्रस्तावना को नहीं माना गया। यानी ओरिजिनली, ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनली प्रियम्बल was not a part of Indian Constitution। ये बात ध्यान से समझिएगा। यानी मूल रूप से जब भारत का संविधान लिखा गया था, तो जब संविधान लिख दिया गया तो संविधान लिखने वालों ने उद्देश्य प्रस्ताव को या प्रियम्बल को जरूरी हिस्सा नहीं माना। अरे इंटरेस्टिंग है, समझते जाओ तो थम्स अप करते जाना, समझते जाओ तो लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, चैनल पर नए आए हो तो रिव्यू डालते जाना। ध्यान से समझना, जब संविधान सभा जिंदा थी, उन्होंने कहा हमें पता तो है हमने क्यों लिखा है, और यही हुआ। जो भारत का पहला सबसे चर्चित केस है जिसका नाम है बेरूबारी केस, उस बेरूबारी केस में 1960 में यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही। क्या कही? कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अरे इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यह कहा गया बेरूबारी केस के अंदर, बेरूबारी केस में क्या कहा गया? कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। और यह क्यों कहा गया? क्योंकि तब की सुप्रीम कोर्ट को भी यही लगता था। क्या लगता था? अरे संविधान सभा जिंदा तो है, उसने सारी बातें रूल के अंदर लिख तो दी, उसने सारी बातें रूल बनाकर लिख तो दी, उसके लिए हमें प्रियम्बल की आवश्यकता ही नहीं है, इस बात को किताब के आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने हमें यह बात बोल करके साइड कर दिया कि चिंता मत करिए, इस किताब के अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं यह संविधान का अंग नहीं है। संविधान की भाषा अगर संदिग्ध और अस्पष्ट हो तो यह समझाने में मददगार तो हो सकती है, प्रस्तावना संविधान का लेकिन हिस्सा नहीं होगी। ये संविधान को अगर समझते समय किसी को दिक्कत आए तो उसे डायरेक्शन तो दे सकती है, लेकिन यह संविधान निर्माताओं को यह बाध्य नहीं करती कि वो इसे संविधान का हिस्सा माने। क्लियर? पहला केस जुड़ गया यहां पर। हमने आज का टाइटल क्या डाला था? हमने आज का टाइटल डाला था, क्या भारतीय संविधान में क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? कहानी है ये। अरे प्रभु, ये कहानी है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये कहानी आई कहां से? वो कहानी मैंने आपको सुनाई क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को ही 1960 तक के बेरूबारी केस में तो ये लगा ही नहीं था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पता है वो क्या बोलते थे? अरे इसके माध्यम से तो हम संविधान निर्माताओं के मन में क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, यह जानने में हमें मदद मिलती है। यानी कि बेरूबारी केस की जो लाइंस है ना, उसमें यह बात मेंशन है। क्या मेंशन है? कि हमें इस माध्यम से, यानी प्रियम्बल के माध्यम से संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने में मदद मिलती है, जानने में मदद मिलती है। भाई साहब गजब पॉइंट था ये। हमें किस चीज में मदद मिलती है? संविधान निर्माताओं के विचार क्या हैं यह जानने में मदद मिलती है। यह था बेरूबारी केस। प्रस्तावना को हिस्सा नहीं माना। बोले ना 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 ना, ना प्रस्तावना हिस्सा नहीं है साहब। कोई बात नहीं साहब, आपकी फर्स्ट जनरेशन आ चुकी है। देखिए, आप और हम जब थे तब संविधान सभा जिंदा थी। संविधान सभा जिंदा थी, संविधान सभा ने ही रूल बनाए थे, संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव पता था। अब धीरे धीरे भारत का संविधान बन गया, बनकर लागू हो गया। जब लागू हो गया तो धीरे धीरे संविधान सभा के जो लोग थे, अब भाई जिनको उम्र पूरी होती जा रही है वो स्वर्ग भी सिधारेंगे, तो उनमें से कईयों का देहावसान हो गया। देहावसान हो गया, नई जनरेशन धीरे धीरे संविधान सभा में आने लगी। आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आजादी के बाद पैदा हुए प्रधानमंत्री हैं। आप सोच कर देखिए। तो जब नई जनरेशन आने लगी तो नई जनरेशन को तो यह पता ही नहीं था कि हमने ये गाइड बुक लिखी क्यों थी, क्या चीज मिसिंग थी।
उद्देश्य क्या था। हमने रूल तो लिख लिए, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन अब संविधान सभा के अंदर बैठने लगी, अब तो संसद हो गई, वो संसद में जो बैठने लगी फर्स्ट जनरेशन, उसे रूल बुक तो पता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो रूल भी बदल रही है, उसको अपने हिसाब से नियम बदलने आते हैं और वो उनको बदल भी रही है। लेकिन मुसीबत ये है कि नियम बदलने हैं अगर, तो उसके पीछे कहीं उद्देश्य मिस ना हो जाएं। जैसे मान लीजिए हमारी फर्स्ट जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे आए, मान लीजिए मेरे बच्चे घर में थे, उन्होंने खेलना कूदना शुरू किया। उन्होंने आते ही मुझसे ये कहा कि बोले पापा, बोले हाँ हमें खेलना है। हमने कहा बेटा तुम्हें खेलना है खेलो, लेकिन खेलते समय ये ध्यान रखना कि पड़ोसी के घर में बॉल ना चली जाए। बच्चों ने तपाक से जवाब दिया, यार आप कौन से जमाने के आदमी हो। मैंने कहा क्यों। बोले पापा पड़ोस वाला घर नहीं है, वो अब अपना घर है, अपन ने खरीद लिया। और ये मैंने कहा यार ये तो मैं भूल ही गया था, अपने पास तो एक नया घर आ गया है, मैं तो ये भूल ही गया था, अपने पास में भी घर है, मैं तो ये भूल ही गया था। बोले आप भूल क्या गए, खुद ही ने तो खरीदा था, नियम वही पुराने चला रहे हो, अपना घर है वहां तक, अब उसमें जाएगी तो कोई बॉल क्यों नहीं देगा। मैंने कहा हाँ यार, इसका मतलब फिर से पकड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से पकड़ना। इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब समय के साथ चीजों में परिवर्तन आता है, इसका मतलब इस रूल बुक के अंदर भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि जो पहले उद्देश्य लिखा गया था वो क्या था, पड़ोसी के घर में नहीं जानी चाहिए क्योंकि वो बॉल वापस नहीं देते। अरे अब तो पड़ोसी का घर ही नहीं है, आपने ले लिया वो घर, और जब घर आपने ले लिया तो अपने घर से बॉल नहीं ला पाओगे क्या। इसका मतलब समय के साथ में नियम बदले जाएंगे, और नियम बदले जाएंगे, इसी को तो संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन मैंडेटरी चीज है, रूल बुक के अंदर परिवर्तन तो आके रहेगा। अब कोई बात नहीं, देखो आपने कितना अच्छे से रिलेट कर लिया। आपने कहा पड़ोसी के घर से बॉल वापस नहीं आती, अब तो पड़ोसी का घर अपना हो गया, चलो रूल बदल लेते हैं। प्लीज इसको ध्यान से सुनना कि पड़ोसी के घर से हमारे पास बॉल वापस आ सकती थी जब हमने खरीद लिया। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी, इस रूल में परिवर्तन करने से पूर्व आपने उद्देश्य को पढ़कर देखा। एक बार दोबारा सुनना, मैं इस रूल को बदलना चाहता था कि पड़ोसी के घर से बॉल आउट मानी जाएगी, मैं इस रूल को बदलना चाहता था। बोले अब से आउट नहीं मानी जाएगी, लेकिन आउट नहीं मानी जाएगी, इससे पहले मैंने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा। अरे मेरे प्यारे साथियों, भारत में धीरे धीरे जैसे संविधान संशोधन होने लगे, सुप्रीम कोर्ट को यह आवश्यकता लगने लगी कि अरे ओ महानुभावों, अरे ओ संसद के अंदर बैठे सांसदों, यदि तुम्हें यह संविधान में संशोधन करना है तो कृपया करके प्रस्तावना को पढ़ जरूर लेना, उस प्रियम्बल को पढ़ लेना कि उसके अंदर उद्देश्य क्या था। अरे मेरे प्यारे साथियों, जो बेरूबारी के बाद का दूसरा केस था ना, बेरूबारी के बाद का 1967 का जो गोलखनाथ केस था, उस गोलखनाथ केस के अंदर, ये ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा तो नहीं माना, लेकिन पता है हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि मुझे तो इस पूरे संविधान की आत्मा ही प्रस्तावना लगती है। कितना जबरदस्त बात है। उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो इस संविधान की आत्मा प्रस्तावना लगती है। प्रस्तावना, ये ध्यान से सुनिएगा, किसने कहा था, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि अरे ओ संविधान निर्माताओं, अरे ओ सांसदों, आप लोग जो ये सारा काम कर रहे हो ना, माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, मैं मान सकता हूं क्योंकि आपको जरूरत नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि क्या जरूरत है उद्देश्य पता होने की, लेकिन सुनो, आगे से जब भी आप लोग संविधान संशोधन करो ना, तो कम से कम एक बार के लिए प्रस्तावना पढ़ लेना, क्योंकि वो मेरे हिसाब से, किसके हिसाब से, हिदायतुल्लाह के हिसाब से, वो संविधान की आत्मा है। आपका दिमाग अचानक भन्ना जाएगा, और ऐसा रुको मेरा ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा बता भाई क्या ऑब्जेक्शन है। सर बी आर अंबेडकर साहब ने
आत्मा किसी और चीज को कहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आप जानते हो तो बी आर अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स का आंसर दीजिएगा। हिदायतुल्लाह ने किसको कहा? प्रस्तावना को कहा, वो मैंने आपको बता दिया। इस इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं साहब, इंटरेस्टिंग चीजें क्या चल रही हैं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, गोलकनाथ केस तक आ गया। गोलकनाथ केस में संविधान संशोधन के नाम पर प्रस्तावना को जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, सवाल अभी तक चल रहा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं बन पाई है। हिदायतुल्लाह कह रहे हैं मुझे तो यह आत्मा लगती है मेरे भाई, लेकिन तुम लोग मान ही नहीं रहे हो। लेकिन यह बात आप भी समझ चुके होंगे कि किसी को भी अगर नियम बदलने हैं तो उसको पीछे से यह जाकर पढ़ना तो पड़ेगा कि उद्देश्य क्या था, इस नियम को बनाने का उद्देश्य क्या था। मेरे प्यारे साथियों ने बहुत अच्छे जवाब देने शुरू कर दिए हैं। बी आर अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को कहा था, प्रिया मोहम्मद एजे XYZ क्रिया नमन अंकुर लाइफ पवन शिवम अंशिक साइलेंस भारत। सभी साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि उन्होंने किसको कहा था? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। यह ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी बात समझ में आ गई? चीजें रिलेट कर पा रहे हो आप? पड़ोसी के घर बॉल क्यों नहीं जानी चाहिए थी? क्योंकि पड़ोसी घर को बॉल को लौटाता नहीं था। अब हमने क्या कर लिया? पड़ोसी का घर भी खुद ही खरीद लिया। और जब हमने पड़ोसी का घर खरीद लिया तो पड़ोसी का घर खरीद लिया तो पड़ोसी का घर बॉल जाएगी तो टेंशन है नहीं। इस वजह से हमें उद्देश्य प्रस्ताव पता होना जरूरी था, प्रियम्बल पता होना जरूरी था संविधान को लागू करते समय। ठीक है साहब, चलता रहा मामला, चलता रहा। अच्छा, एक बात कॉमन सेंस की ये याद रखने की आवश्यकता है कि हमने पड़ोसी के घर को नियम में उद्देश्य को जोड़कर रखा। आपको पता है आगे क्या हुआ? यह समय बीता, थोड़ा समय और चला और गोलकनाथ के बाद एक लैंडमार्क डिसीजन आया और वो आया 1973 के अंदर, केशवानंद भारती। कौन सा मामला आया? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती, गोलकनाथ वर्सेस पर गोलकनाथ के बाद आया केशवानंद भारती। पता है केशवानंद भारती ने क्या कहा? केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट अब तक यह समझ चुकी थी कि यदि आज के बच्चों को यही नहीं पता हुआ कि हम ये रूल क्यों लिख रहे हैं तो उनका उद्देश्य, मतलब भाई रूल तो हैं लेकिन रूल से हम बंधे हुए हैं, ये रूल हमने क्यों लिखे, अगर हमें ये नहीं पता है तो हमारे इसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। मतलब रूल बुक में जो बातें लिखी गई हैं, वो रूल बुक में बातें जो लिखी गई हैं उनके पीछे का उद्देश्य अगर नहीं पता हुआ तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 1973 में जाकर के केशवानंद भारती मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना हो गई संविधान की। आप सोचिए, जिस रूल बुक को लिखते समय ये डिसाइड किया गया था, यार आज हमारी इस घड़ी का अलार्म वो ऑन रह गया, रिंगर, और हमें पता नहीं है ये कैसे ऑफ होता है। अभी क्या है कि हम आपको पढ़ाने में बिजी हैं और हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, छोड़िए इसको, हटाइए। हाँ जी, तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या कहा आप सबसे? मुद्दा समझिए हम क्या बोल रहे हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह बात कहां से पता चलकर आई? यह बात पता चल करके आई केशवानंद भारती मामले के अंदर। केशवानंद भारती मामले में फाइनली, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा यह बात तो आपको पता ना मुझको पता, आने वाला समय कैसा होगा इसको ध्यान में रखते हुए बोले प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बना दो, इसके बाद हमारी टेंशन से मुक्ति हो जाएगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब आपको यह बात क्लियर हो गई हो तो इसके बाद की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा और वो क्या है कि केवल इतना ही नहीं, इसके बाद में 1993 के अंदर SR बोम्मई केस हुआ और SR बोम्मई केस के अंदर भी यही कहा गया कि साहब संविधान के अंदर प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है। तो आज का स्टेटस क्या है? आज का स्टेटस है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन बनते बनते उसे 1973 का समय आ गया था। 1973 में जाकर वो संविधान का अभिन्न अंग बनी। मेरे प्यारे साथियों, कई संविधान के बहुत बड़े बड़े जानकार रहे, जैसे आप लोग आज के जमाने में एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत की आजादी के बाद जो सबसे प्रचलित इंडियन पॉलिटी की किताब लिखी गई वो सुभाष कश्यप जी के द्वारा लिखी गई थी। उनको पॉलिटिकल एनालिस्ट माना गया और उन्होंने पूरी राज व्यवस्था का पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी लिखी थी। सुभाष कश्यप जी का कहना है कि अगर संविधान शरीर है
तो उसकी आत्मा प्रस्तावना है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि बताइए किसने कहा कि संविधान शरीर है तो उसकी आत्मा प्रस्तावना है, तो यह लाइन लिखी गई थी, यह लाइन बोली गई थी सुभाष कश्यप जी के द्वारा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है अब आप लोगों को यह विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रस्तावना क्या है। मैंने सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बोलकर सुना दी। मैंने आज जो सेशन शुरू किया था वो कंप्लीट भी कर दिया, लेकिन आपके मन में अब तक यह क्यूरोसिटी बन चुकी होगी, अरे सर जिसकी इतनी चर्चा हो गई, जिसके इतने नियम हैं, जिस नियमों के परिणाम, जिसके ये उद्देश्य हैं, जिसके बाद में ये लिखा गया, कम से कम उसके दर्शन तो करा दो, ऐसा उसमें क्या लिखा हुआ है ये तो दिखा दो, जिसके चलते हमारा संविधान लिखा गया ये तो बता दो। मैंने कहा आओ बच्चों आपको दिखाते हैं हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा गया। देखिए ये है भारत का प्रियम्बल, ये आप देख रहे हो कितना खूबसूरत सा चारों तरफ से ड्राइंग हुआ जो संविधान है। ये जो प्रियम्बल जो पन्ना लिखा हुआ है, इसको मैं स्पष्ट रूप से पढ़ के सुनाता हूं। लिखा क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूट। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट पढ़ के सुना देते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity to the promote among all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the integrity of the nations. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये बात लिखी गई हमारी प्रस्तावना के अंदर। प्रस्तावना के जो उद्देश्य है ना, उनके ऊपर अपने आप में कई दिनों तक सेशन किया जा सकता है। जैसे सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, भारत में जस्टिस का मतलब क्या है, और जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल किस प्रकार से लाया जाता है, जो कि हमने यूएसएसआर से लिया है। यहां पर जो शब्द हम लिख रहे हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, इसका मतलब क्या होता है। इक्वलिटी की अगर बात की जा रही है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी होती क्या है, ये सब बातें जो आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये अल्टीमेटली इन सब शब्दों के कुछ मायने हैं। इन्हीं को स्पष्ट करते करते भारत का संविधान लिखा गया था। तो ये जो बातें आपने इतने से पेज पर लिखी देखी, आपने यहां पर एक लाइन लिखी हुई देखी 26 नवंबर 1949, जिसको संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जिस दिन अपने यहां पर इस संविधान को लागू किया, केवल 10 आर्टिकल ही उस दिन लागू हुए थे भारत के मूल संविधान के। अगर किसी व्यक्ति को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दे कि 26 नवंबर 1949 के दिन कौन से आर्टिकल थे जो लागू हुए थे। लागू से मतलब यह नहीं है पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, वो हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तभी उसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। यहां पर केवल 10 आर्टिकल लागू हुए थे। कमेंट बॉक्स में बता दें। ये मूल संविधान है, ये मूल प्रियम्बल है, और ये इसके बाद परिवर्तित प्रियम्बल है। जो मूल प्रियम्बल है उसके अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर इसमें परिवर्तन करके 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से सेक्युलर भी एक शब्द था जिसको आप यहां पर देख सकते हैं, सोशलिस्ट एक शब्द था जिसे आप देख सकते हैं, और यहां पर इंटीग्रिटी जो शब्द है वो भी इसके अंदर जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 शब्द थे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। उम्मीद है आपको यह समझ में आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये जो आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर एक डिजाइन बनी हुई देख रहे हैं। ये जो डिजाइन आप चारों तरफ देख रहे हैं, इस डिजाइन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था राम मनोहर सिन्हा। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, ये राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बनाई गई थी। राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने इस पर्टिकुलर के सामने चारों तरफ सजावट की है। हां जी, 10 आर्टिकल थे। कोई बताएगा कौन से थे? आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60, 367, आर्टिकल नंबर 394 भारत के उन संविधानों में से था, और आर्टिकल नंबर 379 ये वो आर्टिकल थे जो कि संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन लागू कर दिए गए थे। यानी प्रियम्बल के लागू होते ही जो चीजें लागू हुई थी वो बातें मैंने आप लोगों को यहां बता दी है। हाँ जी, आज का सेशन कैसा लगा एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। क्या आपको यह सेशन समझ में आया, और थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर आप लोगों को समझ में आई हो,
एक बालक बोल रहा है कि सर इसकी नेक्स्ट क्लास लाइए। बेटा देखिए होता क्या है ना, 5 डेज हमारा चलता है एकदम पावर पैक्स, मतलब टाइम टेबल चलता है पूरी तरह से पावर पैक, है ना। आज सैटरडे था, सैटरडे और संडे को अक्सर मैं क्लासेस नहीं लेता हूं, पर फिर मैंने सोचा इन 2 दिन में आप लोगों को, तो कल भी कोई ना कोई बढ़िया सा टाइटल लेकर आते हैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी का, पर वो मॉर्निंग में नहीं होगा, इवनिंग में होगा, ठीक है ना। लेकिन कल भी इंडियन पॉलिटी का कोई बेहतरीन टाइटल लाते हैं। आपको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ आज के इस सेशन के बाद, आपको इंडियन पॉलिटी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी हमारे साथ में, क्योंकि मैं जो राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के बच्चे हैं उनको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि सर अगर संभव हो तो हमारे लिए भी इंडियन पॉलिटी ओपन कर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, डेडिकेटेड इंडियन पॉलिटी यदि आप पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं, आरएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, तो वो हमने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां पर मात्र 999 रुपीज में, जैसे मैंने यहां पढ़ाया है इसी तरह से विस्तार पूर्वक संविधान का संपूर्ण विश्लेषण मात्र 999 रुपए में आप लोगों के लिए दिया गया है। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर के अपने लिए, अगर आप रेगुलर ये क्लासेस करना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर के भी रेगुलर पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे जैसे यहां पर समय मिलेगा मैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स आपके लिए यहां लाता रहूंगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया, 999 में जाकर के आप कंप्लीट इंडियन पॉलिटी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी को कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताएं। बेटा डेली क्लास में ले पाता, लेकिन मैं रोजाना 5 से 6 क्लासेस तो मेरी रेगुलर चल रही हैं। संडे के दिन मैं और क्लासेस नहीं लेता, पेड क्लासेस भी नहीं लेता, है ना। तो इस चक्कर में मैं आप लोगों की ये वाली क्लास सैटरडे संडे के दिन ले पाया हूं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्लासेस सैटरडे संडे तो एटलीस्ट ले ही पाऊं, और अगर हिम्मत बचती है तो मैं वर्किंग डेज पर भी आपकी क्लासेस ले पाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, फिर मुलाकात करते हैं, टेक केयर।